डार्क रोमांस लवर। मैं हूँ सैम सत्यम और आप सुन रहे हैं सेट्स ऑफ स्टोरी टेलर। यह है स्ट्रेंजर सीरीज बुक 2 चैप्टर 10 एपिसोड 9। शुरू करते हैं। रिवाना ने अपने हलक में अटके हुए डर को घोट लिया। उसके फेसबुक प्रोफाइल पर एक नया नोटिफिकेशन था कि हिया चौधरी ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। अगले ही लम्हे रिवाना फिर से हिया चौधरी की प्रोफाइल पर थी। बस इस बार वो हिया के प्रोफाइल पर सब कुछ देख पा रही थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार हो गई, इसलिए रिवाना फ़ोटो सेक्शन भी देख पा रही थी। प्रोफाइल फ़ोटो के अलावा कोई और फ़ोटो नहीं थी। हिया का चेहरा उसके प्रोफाइल पिक्चर में साफ नहीं दिख पा रहा था। उसने देखा कि तस्वीर पिछले साल कभी अपलोड की गई थी, लेकिन तारीख की कोई ख़ास अहमियत नहीं थी। रिवाना ने फ्रेंड लिस्ट चेक किया। कुल मिलाकर 50 दोस्त थे। अपने कॉलेज के लोग के अलावा रिवाना और किसी को नहीं पहचानती थी। उस लिस्ट में आरजू चौधरी भी था। उसने जल्दी से हिया की टाइमलाइन चेक की और एक पोस्ट को पढ़ते हुए रिवाना को लगा कि जैसे धड़कन रुक जाएगी। उसमें लिखा था, बहुत खुश हूँ मैं। मेरी ड्रीम कंपनी कल मेरे कॉलेज रिक्रूटमेंट के लिए आ रही है। मेरे लिए दुआ करना। यह मैसेज टेक स्काई के रिवाना के कॉलेज आने के 2 दिन पहले पोस्ट किया गया था और टेक स्काई ने उससे बैच से सिर्फ एक ही स्टूडेंट को लिया था। रिवाना को उसने तुरंत फेसबुक पर मैसेज किया, कौन है आप? अगले ही मिनट उसके मैसेज के ठीक बगल में सीन का मैसेज आ गया। इस अकाउंट को कौन चला रहा होगा? अजनबी? तो फिर उसने जवाब क्यों नहीं दिया? रिवाना सोचती रही और जवाब का इंतज़ार करती रही। कोई जवाब नहीं आया। 1 घंटे के बाद नींद से उसकी आंखें दुखने लगी। उसने अपनी कुर्सी को पीछे किया और फिर उठकर बिस्तर पर बनाए हुए दिमाग के साथ चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है और न ये समझ आ रहा था कि सोचने की शुरुआत कहाँ से करनी है। अपने ख्यालों को इधर उधर बेमतलब भटकाने के बाद रिवाना ने आखिरकार नींद से हार मान ली। अगली सुबह सबसे पहले उसने फेसबुक पर यह चेक किया कि हिया चौधरी के अकाउंट में कोई जवाब आया या नहीं। कोई जवाब नहीं आया था। ऑफिस के लिए तैयार होते हुए उसने देखा कि नित्या की नज़रें उसकी ओर है। उसका चेहरा देखकर पता चल रहा है कि नित्या ने पोस्ट इट पर लिखा मैसेज पढ़ लिया है। रिवाना नित्या को ये बताना चाहती थी कि नित्या ने सिर्फ गलत थी, बल्कि यहाँ इस घर में अवंचित भी थी और इसलिए भविष्य में अपने विचार उसे अपने पास ही रखने चाहिए। जब रिवाना दरवाजे के बाहर निकली तो बहुत दिनों बाद वो खुश थी। ऑफिस पहुंचकर उसने एक बार फिर अपने डेस्कटॉप पर फेसबुक अकाउंट में लॉगिन किया और सीधे मैसेज सेक्शन में चली गई। अभी भी हिया चौधरी के अकाउंट से कोई जवाब नहीं आया था। रिवाना ने उसके नाम पर जाकर देखा तो वहाँ हाइपर लिंक नहीं है, यानी कि अकाउंट या तो डीएक्टिवेट कर दिया गया था या उसे ब्लॉक कर दिया गया था। उसने तुरंत यूआरएल को अपने ब्राउज़र में कॉपी करके दूसरे फेसबुक अकाउंट बनाया और फिर उसी यूआरएल को ब्राउज़र में पेस्ट कर दिया। प्रोफाइल फिर भी नहीं खुली। हिया चौधरी का अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया गया था। सेट, रिवाना ने धीरे से कहा। उसके भीतर की आवाज़ कह रही थी कि इस अकाउंट को फिर से कभी एक्टिवेट नहीं किया जाएगा। लेकिन इतने दिनों तक ये अकाउंट क्यों एक्टिव था? क्या इसलिए कि मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ? रिवाना ने अपने ही सवाल का जवाब दिया। अजीब बात है, उसने सोचा। लेकिन हिया चौधरी से जुड़े रहस्य में एक बात थी, सब कुछ अजीब था। रिवाना इस बारे में सोचती रही। लंच के वक्त रिवाना को एक बात सूझी कि हिया के टाइमलाइन पर उसके कंपनी के आने वाले मैसेज के नीचे सिर्फ एक ही कमेंट था, आरजू का। तो क्या आरजू इस रहस्य की कोई कड़ी हो सकता था? रिवाना ने जहन में एक और खौफनाक ख्याल दौड़ गया। क्या आरजू खुद ही अजनबी था? मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें खुद तक पहुंचना होगा। यह एक पुल है। रिवाना इस लिंक के बारे में सोचकर हैरान हो गई। क्या इसका मतलब ये था कि रिवाना ने आखिरकार अजनबी को पहचान लिया था?
या तो सिर्फ आरजू चौधरी से मिलने के बाद ही पता चल सकता था। कैंटीन से रिवाना सीधे अपने डेस्कटॉप पर गई। उसने आरजू का प्रोफाइल खोल लिया। वो एक फ्रेंड का बटन दबाने ही वाली थी कि उसने खुद को रोक दिया। अगर ये प्रोफाइल भी हिया चौधरी की प्रोफाइल की तरह डीएक्टिवेट हो गई तो रिवाना ने आरजू के प्रोफाइल अबाउट मी सेक्शन पर लिंक क्लिक किया। उस पर रिवाना ने पढ़ा कि आरजू किसी स्टार्टअप आईटी फर्म नेपचून सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के एक एचआर डिपार्टमेंट में काम करता है। रिवाना ने आईटी फर्म के नाम को गूगल किया, उसके ऑफिशियल पेज पर चली गई। उसने कॉन्टेक्स्ट सेक्शन में जाकर देखा तो पता चला कि ऑफिस माइंड स्पेस एरिया मॉल्ड वेस्ट में है। उसमें कुछ लैंडलाइन नंबर भी दिए हुए थे। रिवाना ने फ़ोन किया और फ़ोन उठाने वाला महिला से कहा, हेलो, मैं आरजू चौधरी से बात करना चाहती हूँ। ज़रूर मैम, उस महिला ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वो महिला आरजू के पास लाइन ट्रांसफ़र कर पाती, रिवाना ने फ़ोन काट दिया। वो सिर्फ जानना चाहती थी कि आरजू वहाँ काम करता है कि नहीं। अगले 2 मिनट उसने प्लान बना लिया। रिवाना आरजू को ढूंढ निकालेगी और उसका पीछा करेगी। ज़रूरत पड़ने पर वो आरजू के सामने जाएगी और अपने परिचय भी देगी। उसने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था। उसने अपने टीम लीड से कहा कि उसके पेट में तकलीफ़ है और उल्टियाँ हो रही है। टीम लीड ने उसे आधे दिन की छुट्टी दे दी। ऑफिस से निकलकर उसने मलाड वेस्ट के लिए ऑटो लिया और वो आईटी फर्म उसे तुरंत मिल गई। लेकिन वो भीतर नहीं गई। अगर आरजू ही वो अजनबी था तो वो ज़रूर रिवाना को पहचान लेता। ऐसे में वो या तो उसके पास आता या उससे बचने की कोशिश करता। इसके अलावा जिस ऑफिस में उसका अपॉइंटमेंट था, इंटरव्यू नहीं, वहाँ उसे भीतर कैसे जाने देते। जो भी हो, रिवाना नहीं चाहती थी कि किसी की नज़र उस पर पड़े। रिवाना ने एक बार फिर फर्म के लैंडलाइन पर फ़ोन किया। इस बार भी उसने आरजू के लिए ही पूछा। हाँ, होल्ड प्लीज। फ़ोन उठाने वाली महिला ने जवाब दिया, एक्सक्यूज़ मी, लेकिन ऑफिस का टाइम क्या है? सुबह 9 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। आप होल्ड कीजिए, मैं आरजू सर को कॉल पर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। रिवाना ने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसका काम हो गया था, आरजू ऑफिस में ही है। उसने चारों ओर देखा और सड़क की दूसरी तरफ से उससे एक कैफ़े दिखाई दिया। वो भीतर चली गई और एक ही सीट पर बैठकर बाहर भीतर आने वाले लोगों को देखने लगी। उसे यकीन था कि वो आरजू को पहचान लेगी, क्योंकि उसने उसकी सारी तस्वीरें देखी थी। शाम 6:30 के आसपास लोग ऑफिस से निकलने लगे। तब तक रिवाना 3 कप कॉफ़ी पी चुकी थी। रिवाना की नज़रें अब एग्जिट गेट पर टिकी हुई थी। वो मन ही मन दुआ कर रही थी कि लोगों को इस भीड़ में वो कहीं आरजू को देखने से रह न जाए। कुछ मिनटों के इंतज़ार के बाद उसे फ़ोन पर बात करते हुए ऑफिस के बाहर निकलता आरजू दिखाई दिया। वो बस स्टॉप की ओर बढ़ने लगा और वहीं खड़े होकर सिगरेट पीता हुआ बात करता रहा। तुरंत उसने सिगरेट फेंकी और पैर से कुचला और एक ऑटो को रोककर उसमें बैठ गया। रिवाना मना रही थी कि उसके पास बाइक या गाड़ी ना हो, नहीं तो उसका पीछा करना मुश्किल हो जाता। रिवाना जल्दी से भी एक ऑटो लिया और उसे आरजू के ऑटो के पीछे चलने को कहा। ऑटो से उतरते ही देखा रिवाना, जैसे ही ऑटो अंधेरी वेस्ट स्टेशन पहुंची, रिवाना ने आरजू के ऑटो से उतरते हुए देखा। रिवाना भी उतर गई। उसने ड्राइवर को पैसे दिए और पैदल चलने लगा। आरजू ने वेस्ट ईस्ट ब्रिज लिया और रिवाना ने भी यही किया। दोनों के बीच 100 मीटर का ज़्यादा का फासला बना हुआ था। वो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि आखिर आरजू रहता कहाँ है। एक बार ये पता चल जाता तो उसके बारे में और जानकारी हासिल करना मुश्किल नहीं होता, और फिर रिवाना भी ये पता लगा सकती थी कि वो अजनबी है या नहीं। अचानक आरजू अपने घुटनों के पर झुक गया। रिवाना घूमकर देखने लगी और उसने तुरंत अपने फ़ोन को कान में लगा लिया, ऐसा कि जैसे वो किसी से बात कर रही हो। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि तनाव से उसके शरीर हल्का हल्का कांप भी रहा है। अपनी आंखों के कोने से रिवाना ने देखा कि आरजू अपने जूते के तस्मे बांधने के लिए रुका है। रिवाना ने राहत की सांस ली। जैसे ही आरजू ने चलना शुरू किया, रिवाना भी उसके साथ साथ चलने लगी। आरजू ने पुल पार किया और मेट्रो दिशा में आगे बढ़ गया।
रिवाना पहली बार मुंबई मेट्रो में घुसी थी। इधर उधर देखते हुए रिवाना को समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। सीढ़ियाँ ली इसलिए ठीक वो ऐसे ही करती जो आर्धो कर रहा था। उसने आर्धो की तरह ही स्वचालित सीढ़ियाँ ली। एक माला ऊपर पहुंची, सीधा गई, एक मोड़ लिया और टिकट के लाइन में लग गई। उसने सुनना चाहा कि आर्धो कहाँ का टिकट ले रहा है, लेकिन इतने शोर में उसे कुछ पता नहीं चला। वह दूसरी लाइन में खड़ी हो गई। टिकट खिड़के पर पहुंची ही थी कि उसने आर्धो का सुरक्षा जांच से होकर गुजरते हुए देखा। आखिरी स्टॉप कौन सा है? टिकट खिड़के पर बैठी लड़की ने उससे पूछा। एक तरफ वर्षों, दूसरी तरफ घाटोक पर, लड़की ने बेरुखी से कहा। रिवाना जानती थी कि वारसो अंधेरी वेस्ट की ओर है, जहाँ से आर्धो आया है, इसलिए वो पक्का दूसरी ओर जा रहा है। घटोकर, उसने कहा। उसे टिकट मिल गई, लेकिन बिना बचे हुए पैसे की परवाह किए रिवाना सिक्योरिटी चेक की ओर दौड़ पड़ी। सुरक्षा जांच के बाद उसने ऑटोमेट से होते हुए सीढ़ियाँ की ओर दौड़ लगाई तो देखा कि आर्धो घाटोक पार की ओर जाने वाले ट्रेन की सीढ़ियाँ ले रहा है। रिवाना भी सीढ़ियों की ओर दौड़ी। एक लम्हे के लिए वहाँ रुक गई, फिर उसने सीढ़ियाँ चलना शुरू कर दिया। जब वो प्लेटफॉर्म तक पहुंची तब उसकी सांस फूल रही थी। उसने धीरे से बाईं ओर घूम कर देखा। आर्धो बहुत सारे आदमियों के बीच में खड़ा था। अगले ही मिनट मेट्रो आ गई। जिस दरवाजे से आर्धो घुसा, उस दरवाजे पर बहुत सारे आदमी खड़े थे। रिवाना 2 कंपार्टमेंट आगे चली गई, लेकिन बीच के पैसेज से होकर उसकी कंपार्टमेंट में चली गई जिसमें आर्धो था। उसने एक लंबे आदमी के पीछे खुद को इस तरह छुपा लिया कि आर्धो पर नज़र भी रख सके और पता भी ना चले। एक के बाद एक स्टेशन आते चले गए। आर्धो सकीनाका स्टेशन पर उतर गया। रिवाना भी वहीं उतरी। उसके पीछे पीछे वो एग्जिट पर पहुंचा। आर्धो कुछ और लोगों के साथ लिफ्ट के पास इंतज़ार कर रहा था। रिवाना दौड़ती हुई सीढ़ियों तक चली गई, लेकिन उसे तब समझ में आया कि जैसे लिफ्ट में आर्धो था वो तो ऊपर चली गई थी। रिवाना वापस लिफ्ट के पास पहुंची। वहाँ खड़ी इस उम्मीद में कि लिफ्ट आने का इंतजार करती रही कि कहीं आर्धो नज़र से ओझल ना हो जाए। जैसे ही लिफ्ट आई, रिवाना भीतर घुसी। लिफ्ट में उसे बाहर की गली के सामने छोड़ दिया। रिवाना बाहर निकली, लेकिन आर्धो कहीं नामो निशान नहीं था। धात तेरी के, मैडम ये आपका है? लिफ्ट में घुसते हुए एक आदमी ने उससे कहा। उसके हाथ में एक सफ़ेद रंग का कपड़ा था जिस पर काले धागे से कढ़ाई की हुई थी। ये उसका नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि वो किसके लिए था। उसने हाथ बढ़ाया, वो कपड़ा ले लिया। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। रिवाना ने उसे कपड़े पर लिखा हुआ मैसेज पढ़ा। अगर तुम मुझे पकड़ सको तो मुझे खुशी होगी, लेकिन तुमने एक बार मुझे पकड़ लिया तो तुम खुद को बर्बाद कर दोगी मीनी। तुम्हें चुनना है तुम्हें क्या करना है। 1 मिनट के लिए रिवाना को लगा कि वो सांस नहीं ले पा रही है। इस मैसेज में छुपी हुई धमकी ने रिवाना को डरा दिया था। उसने अपने बैग से पानी का एक बोतल निकाला, पानी पी लिया। उसके दिमाग में 2 चीज़ें चल रही थी कि उसे आखिरकार पता ही चल गया था कि अजनबी कौन है। 2 कपड़ों पर लिखे उस मैसेज से साफ जाहिर था कि आर्धो जानता था कि वो उसके पीछे आ रही है। इस बार उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन आर्धो नहीं दिखाई दिया। उसके या शायद वो कहीं से छुपकर उसे देख रहा था। उसने अपना फ़ोन चेक किया कि कहीं किसी अनजान नंबर से मैसेज तो नहीं है। कुछ भी नहीं था। निराश होकर उसने वापस सीढ़ियाँ ले ली और अंधेरी की मेट्रो लेकर वापस घर चली गई। उसने अपने चाबी से प्लेट खोल दिया। भीतर की खामोशी बता रही थी कि अंदर कोई नहीं था। उसने बत्ती जलाई और अपने सैंडल्स उतार ही रही थी कि उसे फ़ोन में एक के बाद एक मैसेज, 5 मैसेज आए। 1 सेकंड के लिए उसे लगा कि अजनबी आर्धो उसे मैसेज कर रहा है। उसने मैसेज चेक किया। नित्या ने कुछ ऑडियो मैसेज भेजे थे। उसने आखिर मैसेज प्ले किया। नित्या की आवाज़ कह रही थी, सच में बधाई हो रिवाना। रिवाना ने उससे पहले वाली ऑडियो मैसेज चलाया। डैनी की आवाज़ थे। डैनी जो बोल रहा था उसे सुनते हुए रिवाना जैसे सांस सूख गई। तो दोस्तों ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। हर चैप्टर 15 मिनट के आसपास का है। तो आप लोग से एक शिकायत है, आप लोग ना कमेंट्स नहीं करते मेरे वीडियो को, ना लाइक करते। यार कुछ तो कर दिया करो ना। एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी, मतलब
हर चैप्टर का लास्ट पार्ट ऐसा छोड़ता है कि आप सोचने में मजबूर हो जाओ कि आखिर आगे क्या होगा। तो अगर अगर मेरे का मतलब इस वीडियो में 5 कमेंट्स आ गए, कितना कम दे रहा हूँ लिटरली, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे अपलोड कर दूँगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।